नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। भारत एक्सप्रेस को आज 3 साल पूरे हो चुके हैं और विकसित भारत 2047 का संकल्प जो पीएम मोदी द्वारा लिया गया है उसी को लेकर आज भारत एक्सप्रेस यहां पर बात करने वाला है। और 2047 तक भारत में कितनी बढ़ोतरी होगी, कितनी ग्रोथ होगी, इसको लेकर भी बात होगी। लेकिन इसी बीच हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ईपीएफओ के मेंबर जो है सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो है ईपीएफओ के मेंबर है, इनके साथ बात करेंगे। विनीत नाथ जी हमारे साथ मौजूद है। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि देश को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। 2047 का संकल्प किया गया है विकसित भारत का, तो अगर हम शेयर मार्केट को लेकर बात करें तो क्या लगता है 2047 तक कैसा रहने वाला है और अभी के टाइम में भी आप क्या बताना चाहेंगे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा और एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन के विश्व में अपनी जगह बनाएगा। इस दिशा के अंदर हमारी जो अर्थ नीतियां हैं, इस बार का बजट जो आया वो, और जिस प्रकार से सारे मंत्रालय काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे हम ये स्वप्न साकार कर पाएंगे और हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया के जो चुनिंदा टॉप मोस्ट मूवर्स एंड शेकर्स हैं वित्त क्षेत्र में, वहाँ हम अपनी जगह बना पाएंगे और भारत विश्व के जो जीडीपी का ग्रोथ है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जी, इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि महायुद्ध छिड़ा हुआ है ईरान, इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो है लगातार ईरान के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, ईरान भी अटैक कर रहे हैं। तो इसी बीच जो है शेयर मार्केट में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है। तो उसमें क्या लग रहा है, कब तक जो है वो स्टेबलाइज होगी या फिर यही उतार चढ़ाव जो है दिखता रहेगा? देखिए, ये युद्ध का ईरान, इजराइल और यूएस कंबाइन युद्ध जो चल रहा है उसके अंदर हॉर्मुज जो स्टेट है उसको बंद होने के कारण वहाँ जो ये कच्चे तेल का आयात और निर्यात विश्व में होता था उस पर पाबंदी लग गई है। इस वजह से कच्चे तेल की कीमतें लगभग 30% बढ़ गई हैं और इसके कारण वो देश जो ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंदर में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हमारा भारतवर्ष भी लगभग 50% तेल आयात करता है, तो और अभी फ़िलहाल हमारे पास जो रिज़र्व हैं वो लगभग 2.5 महीने के रिज़र्व हैं। 2.5 महीने तक हम सेल्फ सफिशिएंसी है हमारे पास और हमें 2.5 महीने तक हमको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब यदि ये युद्ध लंबा खिंच जाता है तो बाजार से हमें तेल खरीदना पड़ेगा और यदि हमने महंगा तेल खरीदा तो उससे महंगाई बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। महंगाई बढ़ने से ब्याज की दरों में कटौती कर पाना संभव नहीं होगा और ये एक रोड ब्लॉक के रूप में भविष्य में उभर सकता है। इसकी रोकथाम के लिए और इस संकट से उबरने के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री प्रयासरत है और मुझे आशा है कि दूसरे देशों से ऑयल की सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स दुरुस्त हो जाए, उससे हमारे देश पे उतना असर नहीं पड़ेगा और महंगाई भी कंट्रोल में रहेगी। सर, इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी शादियों का सीजन ऑलमोस्ट आने वाला है और ऐसे में लोगों को गोल्ड और सिल्वर इसमें इन्वेस्ट करना है और जो कि एक नेसेसिटी मानी जाती है, तो क्या लग रहा है गोल्ड सिल्वर के प्राइस इन दिनों तो थोड़े नीचे आए हैं, तो तब तक वो ऊपर जाएंगे या नीचे अब आ सकते हैं? क्योंकि लगातार बढ़ोतरी, अगर पिछले साल से भी हम कंपेयर करें तो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ दोनों के रेट में आई है, तो आपको क्या लगता है सर? सोना और चांदी के अंदर में अचानक जो भाव बढ़ गए थे उसके बाद में एक करेक्शन आया। उस करेक्शन के बाद ये युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। जब भी बाजारों में अनिश्चितता रहती है, पैनिक और फियर प्रिवेल करता है, फील गुड फैक्टर एब्सेंट रहता है और रिस्क एपेटाइट जो है निवेशकों के अंदर में नहीं रहती है, लोग जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, उस स्थिति में सोना और चांदी इनके दाम बढ़ जाते हैं। अब सोना चांदी के अलावा एक और सेगमेंट अभी ऐड हो गया है, रेयर अर्थ मैग्नेटिक मिनरल। इस बजट के अंदर भारत को रेयर अर्थ मैग्नेटिक मिनरल्स जिसकी खपत सेमीकंडक्टर, डिफेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल
और सर्वेलेंस, ये जो जो चार बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज है जो फ्यूचर ओरिएंटेड है, इसके अंदर में ये रेयर अर्थ मेटल्स कंज्यूम होते हैं। और अभी तक चाइना इसका निर्यात कर रहा था, भारत चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था। इस बजट के बाद जो भारत के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे कोल इंडिया, स्टील अथॉरिटी, एनएमडीसी, नेबिली लिग्नाइट और जीएमडीसी, ये एक नेशनल कॉरिडोर के अंतर्गत इन मेटल्स की फोकस्ड माइनिंग करेंगे और इससे ये मेटल का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो जहाँ तक आपने बात की शादी ब्याह की, इसके अंदर गोल्ड के अंदर में वापस से एक बार उछाल आ गया है और युद्ध समाप्त होने के बाद जब नॉर्मलसी आ जाएगी तो वापस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सोने और चांदी की कीमतों के अंदर में वापस गिरावट आएगी। उस समय जो निवेशक हैं या जो कंज्यूमर हैं, उस समय यदि सोना खरीदें तो उन्हें वाजिब दामों में, रीजनेबल प्राइसेस में, अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर में गोल्ड और सिल्वर वो खरीद सकते हैं। अभी तो महंगे हैं जी। जिस तरीके से आपने बजट को लेकर बात करी, तो बजट अभी कुछ दिनों पहले ही आया है, तो उसमें मैं ये जानना चाहूंगी कि डेब्ट मार्केट जिसको लेकर हमने बात भी की थी इंटरव्यू से पहले, तो उसमें क्या कुछ चेंजेस आएंगे? डेट मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स, ये हमारी इकोनॉमी को स्थायित्व प्रदान करने और जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस साल हमारा फिस्कल डेफिसिट, जो वित्तीय घाटा है, वो ग्रॉस वित्तीय घाटा लगभग 17 लाख करोड़ का है और 11,70,000 करोड़ के करीब हम लोग नेट बोरोइंग करेंगे। ये जो पूंजी बाजार से उधार के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स जारी करके सरकार उठाएगी, इसके अंदर में ब्याज की दरों, कम से कम ब्याज की दरों में सरकार पूंजी उठा के और देश के विकास के अंदर में उस और पूंजी का खर्च करे, इसको सुनिश्चित करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि विदेशी संस्थागत निवेशक इंडियन डेट मार्केट्स के अंदर में उनका योगदान रहे, वो डेट मार्केट्स के अंदर अपना निवेश जारी रखें और बढ़ा के निवेश करें। इस बजट में जो हेजिंग की प्रक्रिया है, डेट डेरिवेटिव्स को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और उसके क्रियान्वयन के लिए सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस दोनों को निर्देश दिए गए हैं कि आप जल्द से जल्द टोटल रिटर्न स्वैप के माध्यम से ये डेट डेरिवेटिव्स लॉन्च करें ताकि विदेशी संस्थागत निवेशक और भारतीय निवेशक दोनों इसका लाभ उठा सकें और अच्छे मात्रा के अंदर में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर में निवेश करें। आजकल फिक्स डिपॉजिट जो है ये केवल 5 लाख रुपए तक सुरक्षित है और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये पूर्णतया सुरक्षित है, तो आम निवेशक भी इसका फ़ायदा उठा सकता है। रिजर्व बैंक की जारी की गई सॉवरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश करके उन्हें आकर्षक ब्याज मिलेगा और कैपिटल एप्रिसिएशन की भी संभावना है। जी सर, और बॉन्ड मार्केट को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से बॉन्ड मार्केट भी जो है काफ़ी चर्चा में है और इन्वेस्टमेंट के लिए वो भी एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है, तो कितना उसमें सेफ है इन्वेस्ट करना? बॉन्ड मार्केट के अंदर में रिजर्व बैंक की गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो 100% सेफ है क्योंकि वो सॉवरेन है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनियां हैं वो भी बॉन्ड बाजार के थ्रू पैसा उठाती है, तो इन निवेशकों के लिए आकर्षक ब्याज की दर पे फिक्स डिपॉजिट से ऊपर ब्याज की कमाने का इनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है जिसका वो लाभ उठा सकते हैं। और भविष्य में यदि ब्याज की दरें घटती हैं, उस सिनेरियो में ये ऊंचे ब्याज के दर पर लंबे समय तक अपना पैसा निवेश कर पाएंगे और कैपिटल अप्रिशिएशन जो होगा, बॉन्ड के प्रीमियम बढ़ने का जो है की जो प्रक्रिया है उसका लाभ ले पाएंगे। तो एफडी के मुकाबले कम से कम 2-3% ज़्यादा और 100% सेफ विकल्प है बॉन्ड मार्केट के अंदर में निवेश करने का। और ये अभी जो टोटल रिटर्न स्वैप वगैरह अभी लॉन्च होंगे डेट डेरिवेटिव, उसमें क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है, उसके ज़रिए वो ये भी निश्चित कर पाएंगे कि उनका कैपिटल इरोड ना हो, जो मूल है उसमें हानि ना हो।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी डिटेल्ड नॉलेज दी। तो हमारे साथ ये विनीत नाता जी सर थे, जिन्होंने हमें ठीक तरीके से समझाया कि किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना सेफ है और कहाँ पे इन्वेस्ट करना सेफ नहीं है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कुछ भी इससे जुड़े सवाल है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। हम सर तक पहुंचेंगे और उन सभी सवालों का जवाब आप तक पहुंचाएंगे। तो इन्हीं सब जानकारी के लिए भारत एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।